जो देश होते हैं उसके बीच से शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता जो है किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? यह सौंपा गया है किसे? यह सौंपा गया है सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है सुरक्षा परिषद, इसे सौंपा गया है। और इसे नोट कीजिएगा, इसे जो है दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। नोट कीजिएगा, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो इसमें जो 15 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 आपका अस्थायी सदस्य होता है और बच गया 10 होता है अस्थायी सदस्य। 10 क्या होता है? अस्थायी सदस्य होता है। ठीक है, अब 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। भारत जो है ब्रिटेन के साथ गया घूमने, तो ब्रिटेन गया रूस, ब्रिटेन क्या गया? रूस गया। तो भारत कहा कि रुको, तुमको अभी ना हम चीनी फ्राई का खिलाते हैं, दम खुश हो जाएगा। क्या किया कि रुको, तुमको अभी हम क्या करते हैं? चीनी फ्राई का खिलाते हैं। ठीक है, अब दोस्त है भाई, तो दोस्त को तो मनाना पड़ेगा ही ना, तो चीनी फ्राई का खिलाया। तो देखिए, भारत जो है घूमने गया, तो भारत हो गया आपका, इसका दोस्त था ब्रिटेनमा, ब्रिटेनमा रूस गया, ब्रिटेनमा क्या हो गया? रूस गया। देखिए, ब्रिटेनमा रूस गया, रूस गया है रूस। ठीक है, तो क्या कहा भारत कि रुको, अब दोस्त को तो मनाना पड़ेगा, अब दोस्त को ना मनाएगा तो काम नहीं चलेगा। तो क्या रुको, हम तुमको चीनी फ्राई का खिलाते हैं, मजा आएगा। तो चीनी से हो गया आपका चीन, फ्राई का खिलाएगा हो गया क्या? फ्रांस। तो ये पांचों देश क्या है? अस्थायी देश, सॉरी, ये पांचों अस्थायी देश है। लगभग आपको याद हो गया होगा, भारत ब्रिटेन जो है दोनों दोस्त था, और दोस्ती में जो है खूब घूमने गया। ठीक है, घूमने गया तो ब्रिटेन जो है वो कुछ कारण जो है रूस गया। अब भारत कहा कि मनाना पड़ेगा, तो क्या कहा? रूस गया, तो क्या कहा कि रुको, अब चीनी फ्राई का खिलाते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो चीनी जो है फ्राई करके उसको खिलाया। तो भारत ब्रिटेन रूस गया रूस, और ची से हो गया चीनी, से हो गया चीन, अब फ्राई का खिलाया फ्रांस हो गया। चलिए, अब आप जो है नहीं भूलिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो है विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा जो है जिम्मेदारी किसके पास होता है? यह होता है आपका सुरक्षा परिषद के पास होता है जिम्मेदारी। ठीक है, सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछ लेगा, निम्न में से कौन जो है अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य जो है नहीं है। तो इसमें से चार ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन दूसरा दे देगा। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य जो है 5 है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला आंसर आ गया आपका सी। चलिए, दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहां हुआ? चलिए देखते हैं कौन सा अधिवेशन, 38वां अधिवेशन। देखिए, 38वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 38वां अधिवेशन जो है लिखिएगा, यह 1922 में हुआ, और कहां हुआ था? गया में हुआ। ठीक है, 38वां अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी में हुआ, और कहां हुआ? गया में हुआ। ठीक है, और नोट कीजिएगा, इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे तो लिखिएगा, इसका अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम अधिवेशन, तो लिखिएगा प्रथम अधिवेशन जो है 1800 कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन, तो लिखिएगा प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ आपका, और कहां हुआ था? तो आपका हुआ बंबई। कहां हुआ? बंबई में हुआ। और इसके प्रथम बार जो अध्यक्ष किए थे, कौन किए थे? यह किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, किया गया था। अगर आपसे पूछे जो प्रथम अधिवेशन था, इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो लिखिएगा टोटल 72। कितना? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर तो निकल गया आपको, कौन निकल गया? गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो लिखिएगा प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो लिखिएगा बदरुद्दीन
तैयब जी, यह बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और यह तीसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन में बने थे। और तीसरा अधिवेशन कब? 1987 में। ठीक है। पूछेगा कि प्रथम बार जो मुस्लिम अध्यक्ष बने, कौन बने? तो वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी बने। और तीसरा अधिवेशन बने थे 1987 ईस्वी में बने थे। ठीक है। लेकिन अंग्रेज अध्यक्ष पूछ लेगा, अगर आपसे पूछ ले कि अंग्रेज अध्यक्ष, तो लिखिएगा अंग्रेज अध्यक्ष। अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो लिखिएगा यह था जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल था, अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है। और यह कब बना था? यह बना था 1888। 1888 वाला अधिवेशन जो हुआ था यह इलाहाबाद में। इलाहाबाद नोट कर लीजिएगा। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इसमें जॉर्ज यूल जो है यह प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष बना था। अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है। कौन बना था? प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूल बना था। किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में। और प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष बना बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में। ठीक है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो होता है 1885 में ही इसकी स्थापना होती है। ये वो व्हिप के द्वारा इसके स्थापना की है। लेकिन पूछेगा कि भारतीय कांग्रेस की अगर पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो लिखिएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला पूछ लेगा अगर आपसे, भारतीय महिला तक कौन हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा वह हो जाएगी सरोजिनी नायडू। नोट कर लीजिएगा, खूब पूछता है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, भारतीय लगा देगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए। तो आंसर आप गया कौन सा? गया अधिवेशन। अगर पूछे कि कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ, तो सबसे ज्यादा बार जो अधिवेशन हुआ वो लिखिएगा हुआ आपका कोलकाता में। कहाँ हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। टोटल 10 बार जो यहाँ अधिवेशन हुआ था। सबसे अधिक बार अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कीवर्ड में शामिल नहीं है। देखिए कीवर्ड में कौन शामिल नहीं, कीवर्ड शब्द खूब पूछता है। तो जनरली याद है तो ठीक है, नहीं तो याद क्या रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है। आज भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्त से मिलने जाएगा। दोस्त से मिलने जाएगा, या आज भारत ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कुछ भी बैठा लीजिए। देखिए आ से हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है। जा से हो जाएगा आपका जापान। और यह तो भारत है, ये है। और कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश। टोटल कितना देश हो गया? टोटल क्वाड में जो है 4 सदस्य देश है। कितना देश है? 4 देश है। नोट कर लीजिएगा 4 देश है। बात करते हैं क्वाड का स्थापना की। नोट कीजिएगा इसकी स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? 2007 में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन 2017 में इसे जो है पुनर्जीवित करके जो इसका नाम रखा गया क्या? तो क्वाड 2.0। क्वाड 2.0 जो इसका नाम जो है पुनर्जीवित कर जो है रखा गया 2017 में रखा गया। और इसमें अमेरिका है, जापान है, भारत है और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन जो है क्वाड में शामिल नहीं है? तो आप आंसर देखिए, क्वाड में कौन शामिल नहीं है मेरे भाई? तो यहां पर म्यांमार हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह नोट कर लीजिएगा। जापान, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया याद नहीं है तो इस तरीके से याद रखिएगा। आज भारत जो है ऑस्ट्रेलिया दोस्त से मिलने जाएगा। बस एकदम सिंपल सी ट्रिक है मेरे भाई। अब बस एकदम याद रहेगा कि आज दोस्त के साथ कहां जाना है? ऑस्ट्रेलिया जाना है घूमने बस। या आज जो है भारत जो है ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ठीक है। सहल अपने दोस्त से मिलने या पापा से मिलने, कुछ भी। चलिए तो देखते हैं चौथा सवाल क्या कहता है।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे भाई। और ट्रिक जो है ना, इसको बनाइए। ट्रिक जो है ना मेरे भाई, जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो अपन जो है अपने आप जो है ट्रिक याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बताया था, ठीक है। और आपका क्वेश्चन जो है इजी में बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है कुछ ना कुछ जो है अपने से उसको जोड़ के पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन याद रखना, और नहीं तो बार बार आपका रिवीजन कीजिए। चलिए देखिए क्या कहता है कि जाग्रोस पर्वत श्रेणी स्थित है, क्योंकि मानव का स्वभाव है कि कुछ दिन के बाद जो कोई चीज याद कीजिएगा वो भूल जाएगा, नहीं भूलिएगा तब पागल हो जाइएगा, तब याद कैसे रखेगा। तो बार बार रिवीजन कीजिए, या कुछ आप इस तरीके से कोड उसका अपने परिवार में चाहे दोस्त से चाहे किसी के बारे में इस तरीके से कोड उसको बैठा दीजिए कि आप कभी नहीं भूलिएगा, बराबर उसका यूज होते रहा तो आपको जो है आसानी से याद रहेगा। चलिए कहता है जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ है। देखिए जाग्रोस पर्वत श्रेणी जो है यह आपके कहां पड़ता है, ईरान में। कौन सा पर्वत श्रेणी है तो लिखिएगा, एक है जाग्रोस पर्वत श्रेणी और दूसरा लिखिएगा एलबुर्ज। ये दोनों कहां पड़ता है, ईरान में पड़ता है, ठीक है। जाग्रोस पर्वत के सबसे ऊंची चोटी जो लिखिएगा वह जायनू, कौन है, जायनू। और एलबुर्ज के सबसे ऊंची चोटी जो है वह है देवबंद, कौन है, देवबंद है, ठीक है। तो जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहां अवस्थित है, ईरान में है। लेकिन अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि ग्रेस रा ब्रह्म यह जो पर्वत है यह कहां है, यह आपका पाकिस्तान में, कहां है, यह पाकिस्तान में। और दूसरा लिखिएगा पाकिस्तान में, और कौन है तो लिखिएगा राकापोसी, राकापोसी। ये भी आपका कहां है, ये भी आपका पाकिस्तान में, राकापोसी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे गोसाईनाथ, कौन सा तो लिखिएगा, अगर पूछे आपसे कि गोसाईनाथ यह कहां है तो लिखिएगा यह चीन में, कहां है, चीन में। अगर पूछे आपसे कि कामेट तो कामेट लिखिएगा भारत प्लस चीन के बीच जो सीमा पर है, कौन है, कामेट, कामेट, ठीक है। और गोसाईनाथ जो है वह चीन में, ठीक है। उसके बाद लिहासे अगर पूछे तो लिखिएगा लिहासे कहां है, लिहासे यह आपका कहां है, नेपाल में। अराकाम योमा पूछ ले तो कहां है, म्यांमार में स्थित है, ठीक है। तो जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहां स्थित है, सर वो क्या आपका इराक। तो ये सारे पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, बराबर परीक्षा में जो है टपकता। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। चलिए सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है किसके द्वारा जारी फरमान में अंग्रेज मौर्य में बंगाल के ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा माना गया, ठीक है। कई बार जब पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्रुखसियर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्रुखसियर के द्वारा जो है जारी फरमान में जो है ऐसे बंगाल का जो है मैग्ना कार्टा जो कहा गया, लिखिएगा फर्रुखसियर। इसके समय एक अंग्रेज अधिक जो है यात्री कौन आया था इसके समय में, काफी पूछता है तो लिखिएगा इसके समय आने वाले जो अंग्रेज यात्री थे वह लिखिएगा जॉन शारमेन। कौन था, जॉन शारमेन जो है यह किसके समय आया था, यह फर्रुखसियर के दरबार में आया था, ठीक है। और लिखिएगा परीक्षा में बार बार पूछता है, लिखिएगा जहांगीर के समय, जहांगीर के समय कौन कौन आया। तो जहांगीर के समय तो पहला लिखिएगा हॉकिंस, कौन लिखना है, हॉकिंस आया। उसके बाद लिखिएगा सर टॉमस रो, कौन आया, हॉकिंस आया, सर टॉमस रो आया, कौन, सर टॉमस रो आया। और लिखिएगा और एक और लिखिएगा जहांगीर के समय कौन आया तो लिखिएगा एडवर्ड टेरी। यह तीनों के तीनों जो है हॉकिंग और सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी जो है जहांगीर के समय में हुआ। लेकिन पूछेगा कि जहांगीर ने किसे जो है खान की उपाधि दिया था, तो हॉकिंस को कौन सा उपाधि दिया था जहांगीर ने, खान की उपाधि।
नोट कर लीजिएगा। पूछेगा कि किस अंग्रेज यात्री को हॉकिंस ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वह कौन सा था, हॉकिंस को, ठीक है। उसका लिखिएगा शाहजहां के दरबार में कौन आया था, तो शाहजहां के दरबार में कौन आया था, लिखिएगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी किसके दरबार में आया था, शाहजहां के दरबार में जो है पीटर मुंडी आया था। कौन आया था, पीटर मुंडू जो आया था वो शाहजहां के दरबार में आया था, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा अगर पूछे कि अकबर के दरबार में, तो लिखिएगा अकबर के दरबार में कौन आया था, तो लिखिएगा जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल किसके दरबार में आया था, अकबर के दरबार में आया था। कौन आया था, जॉन मिल्टन हॉल जो है किसके दरबार में आया था, अकबर के दरबार में आया था। शाहजहां के समय पीटर मुंडी आया था, जहांगीर के समय हॉकिंस और थॉमस रो, और आया था एडवर्ड टेरी, जिससे हॉकिंस को खान की उपाधि जो है दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर किसके द्वारा जारी फरमान ने अंग्रेजों को आर्म ने बंगाल के ब्रिटिश व्यापार का माना काटा कहा जाता है, फर्गुसन द्वारा जारी फरमान किया गया था, सुराना फरमान, और इसके दरबार में आया था जॉन सॉरमीन आया था, ठीक है। तो सारे वर्ड से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है इनमें से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है, तो गोभी के फूल जैसी आकृति जो होता है किस ज्वालामुखी का होता है, यह होता है बाल्कनियन तुल। बाल्कनियन तुल प्रकार के जो ज्वालामुखी होता है इसका आकृति जो होता है वो गोभी के फूल के आकार का होता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में, अगर आपसे पूछे कि संसार में यानी पूरे विश्व में जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो वह कौन सा है, लिखेगा किलाउ। यह किलाउ सर्वाधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। स्टम्बोली ज्वालामुखी जो इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, ठीक है। चलिए निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी गोभी के आकार का होता है, तो बाल्कनियन जो तुल होता है उसका आकृति गोभी के आकार का होता है। आंसर हो गया 6 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है साथ में कहता है कि संविधान के कौन से अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। देखिए क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख जो है संविधान की किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है। टोटल भाषा की संख्या कितनी है, कुल भाषा की संख्या का उल्लेख कितना है, 22 भाषा है। पिछले क्लास में बताए थे 22 भाषा जो है कैसे कैसे पूरा वह सब संशोधन की तरफ बताए थे, उससे बारे में कीजिएगा। देखिए भाषा हो गया 22। अब देखिए राजभाषा से जो संबंधित अनुच्छेद जिसका प्रबंधन करता है यह कहां से कहां है, तो लिखिएगा 343 से 351 तक, ठीक है। राजभाषा का जो उल्लेख है यह 343 से 351 तक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भारत की राजभाषा क्या है, यह हिंदी, और किस अनुच्छेद के तहत, 343 के 1 के तहत जो है भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। क्या होगी, हिंदी होगी। नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा किसी भी भाषा को, ठीक है, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय, ठीक है, भाषा यानी राज्य की भाषा जो है घोषित करने का अधिकार जो है किसके पास होता है, तो लिखिएगा किसके पास होता है, किसी भी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में, लिखिएगा किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में, किसी भी राजा को राजभाषा का रूप में अंगीकार यह करने का शक्ति किसके पास होता है, तो नोट कीजिएगा यह शक्ति होता है राज्य विधानमंडल को। किसके पास होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है आपसे, किसके पास होता है, राज्य विधानमंडल के। कि किसी भी भाषा को राज्य के भाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो राज्य विधानमंडल के पास होता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा,
विधानमंडल हो जाएगा। चलिए अगर आपसे पूछे कि राजभाषा आयोग का जो है गठन किया गया था तो लिखिएगा राजभाषा आयोग, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन जो है 1955 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? लिखिएगा बीजी खेर की अध्यक्षता में, और इसके बीजी खेर प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। सारे अपन टेस्ट नोट कर लीजिएगा। तो संविधान के कौन से अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? 8वें अनुसूची में जो है क्या है? क्षेत्रीय भाषा का जो है उल्लेख है। ठीक है, सारे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कहता है। 8वां सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है? अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र के पास होता है। लेकिन यह जो अवशिष्ट जो शक्तियां है इसके विचार जो है संविधान में जो है किस देश से लिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से हो गया। उसका लिखिएगा संघात्मक व्यवस्था। कौन हो जाएगा? संघात्मक व्यवस्था जो है यह भी कनाडा से लिया गया है। लेकिन संसाधमक स्वरूप कहेगा तो यह लिया गया है संसाधमक, यह हो जाएगा ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा, संघात्मक व्यवस्था कहेगा तो कनाडा हो जाएगा, अगर संसाधमक कहेगा तो यह हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अवशेष शक्तियां का विचार जो है यह भी कहां से ग्रहण किया गया है? आपका कनाडा से किया गया, इंग्लैंड से। और क्या किया गया? लिखिएगा कलेक्टर का पद। क्या? कलेक्टर जो बनते हैं, कलेक्टर का पद कहां से क्या ग्रहण किया गया है? यह भी आपका इंग्लैंड से किया गया। कहां से किया गया है? इंग्लैंड से किया गया। उसके बाद लिखिएगा विधि के समक्ष समानता। उसके बाद लिखिएगा विधि के समक्ष समानता। उसके बाद क्या लिखना है? विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? यह भी आपको लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया। कलेक्टर के पद हो गया और संसद संसाधमक हो गया। उसका लिखिएगा अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिखिएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? यह आपका लिया गया अमेरिका से मूल अधिकार। उसके बाद लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालयों की व्यवस्था, यह कहां से लिया गया? आपका अमेरिका से लिया गया। उसको लिखिएगा कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया? अमेरिका से। और दक्षिण अफ्रीका से एक शब्द लिया गया है, वह है संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। किस संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सारे पढ़ कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सारे पढ़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि वाटर गैस, मतलब वाटर गैस जो किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो देखिए वाटर गैस जो होता है वो H2+ कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? तो लिखिएगा इसे कहते हैं हम प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस जो होता है वह N2+ का मिश्रण होता है। तो आंसर तो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसको लिखिएगा N2B4 क्या है? Na2B4O7 × 10H2 इसे कहा जाता है? तो लिखिएगा इसे बोरेक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोरेक्स का सूत्र होता है, कभी परीक्षा में पूछा भी है। Na2B4O7 × 10H2 क्या कहा जाता है? इसे बोरेक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे बोरेक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि FeSO4 × 7H2O क्या है? तो लिखिएगा इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हरा थोथा। क्या कहते हैं? हरा थोथा के नाम से जाना जाता है, या इसे लौह सल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह सल्फेट के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि एप्सम लवण, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कल परीक्षा में पूछा है, तो लिखिएगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो लिखिएगा CaSO4 × 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ठीक है,
और CaSO इंटू हाफ H2 कर दीजिए तो आपका सारा पीरियड्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद काली चूना CaAO, ठीक है, इसे काली चूना कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, काली चूना कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे उसके बाद है एप्सन लवण। एप्सन लवण क्या होता है तो लिखिएगा, एप्सन लवण का सूत्र क्या होता है, लिखिएगा MgSO4 इंटू 7H2O। यह किसका सूत्र होता है, यह एप्सम लवण का सूत्र होता है। MgSO4 इंटू 7H2O किसका होता है, 7H2O, यह होता है एप्सम लवण का होता है। सारे प्रोसेस नोट कर लीजिएगा तो वाटर गैस हो जाएगा, H2 प्लस CO का मिश्रण होता है। यह परीक्षा में बार बार पूछेगा, सारे पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, 10वां सवाल कहता बनाइए, क्या हो जाएगा, कहता है कि जंग उदाहरण है। देखिए जंग क्या है, तो जंग जो है यह एक यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह एक उदाहरण है, यौगिक का है। जंग का सूत्र पूछता है, लिखिएगा FeO3 इंटू XH2O। यह किसका सूत्र होता है, जंग यानी रस्ट का सूत्र होता है। कई बार पूछा गया है कि जंग यानी रस्ट का सूत्र क्या होता है, और यह जो क्या है यौगिक है, 10 का आंसर हो जाएगा, ये इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज का स्तर कितना। देखिए मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज क्या कहता है, यह जो मनुष्य के शरीर में जो ग्लूकोज होता है यह क्या करता है, यह तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, खिलाड़ी जो है सब जो पीते हैं पानी, उसमें जनरल पानी नहीं रहता, उसमें अधिक से अधिक जो है ग्लूकोज की मात्रा रहता है, उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है ताकि वह खेलते खेलते काफी शरीर थकता है तो वह जो हरासमेंट महसूस नहीं हो, यानी ग्लूकोज क्या करता है, तत्कालिक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, और 1 ग्राम अगर ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 4.2 जो है किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की जो है प्राप्ति होती है। कितना होती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा की जो है प्राप्ति होता है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होता है। और मनुष्य के जो है शरीर में ग्लूकोज का जो स्तर समान मात्रा होता है वह होता है 1 ग्राम प्रति लीटर। टेंशन हो जाएगा आपका बी वाला। मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है, 1 ग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मनुष्य में शुक्राणु के पूर्ण परिपक्वन अवस्था कहाँ होता है। मनुष्य के शरीर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए जो है उसका जो पार्ट है वह शरीर से थोड़ा सा अलग हटके रहता है, और इसके जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह शरीर के टेम्परेचर से जो है 2 से जो है 2.5 या 3 टेम्परेचर तक जो है कम शरीर का तापमान चाहिए, शरीर के तापमान से। ठीक है, तभी जो है शुक्राणु का जो निर्माण होता है। और यह शुक्राणु जो है परिपक्वन अवस्था में जो होता है वो एपिडाडाइमिस में होता है। अगर आपसे पूछे शुक्राणु का जो अवधि होता है वायु, वह 48 से 72 घंटा होता है। मात्र इतना समय तक ही शुक्राणु जो है वह निकलने के बाद जो है सक्रिय रहता है, इतना ही जो है इसका आयु होता है, उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एपिडाइडमिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 13 में कहता है स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना किया गया। तो राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना जो है 4 अगस्त 1949 को किया गया, और इसके प्रथम जो राष्ट्रीय आय का जो गठन किया गया, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लिखिएगा पीसी महालनोबिस। किसकी अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ। अगर पूछे कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो लिखिएगा प्रथम स्थान जो है गोवा। चालू मूल्य के आधार पर जो है सब प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, सबसे कम अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका बिहार। चालू मूल्यों पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कौन है, बिहार। और सर्वाधिक जो है वो कौन सा है, गोवा का है। ठीक है, सारा पैटर्न जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीसी महालनोबिस के। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था 1966-67 में किया गया था,
67-68 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और दादाभाई नौरोजी द्वारा जो प्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था उसमें मात्र जो है 20 रुपया प्रति व्यक्ति जो है आय जो अनुमानित किया गया था। कितना? मात्र 20 रुपया, ठीक है। तो 17 पश्चात देश की राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 को हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस किसकी कृति है? यह जो कृति किसका है? यह समीर सोनी का। किसका है? समीर सोनी का जो है कृति। किसका है? समीर सोनी का कृति है। उसके बाद रेस विथ मी कहेगा तो लिखिएगा रेस विथ मी। यह किसका है? यह आद्रे ग्रासे और रॉबर्ट बर्ट को। कौन सा है? रेस विथ मी। कौन सा? रेस विथ मी किसका है? आद्रे ग्रासो और रॉबर्ट बर्ट का, ठीक है। उसके बाद माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस किसका है? समीर सोनी का। उसके बाद कल्कि चोचलिन का पुस्तक लिखिएगा, नवीनतम पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुआ है तो लिखिएगा एनिमल इन लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स इन लॉ एंड जस्टिस किसका है? यह पुस्तक किसका है? कल्कि चोचलिन का है। किसका है? कल्कि चोचलिन का यह पुस्तक है, ठीक है। तो परीक्षा में बार बार जो है पूछता है, लिखिएगा आर.बी. रविंद्रन के कौन सा पुस्तक है? लिखिएगा इनका पुस्तक कौन सा है? आर.बी. रविंद्रन का पुस्तक जो है यह है, ठीक है। एनिमल्स इन लॉ एंड जस्टिस किसका है? आर.बी. रविंद्रन का। किसका है? आर.बी. रविंद्रन का है, आर.बी. रविंद्रन का। लेकिन कल्कि चोचलिन का पुस्तक कौन हो जाएगा? तो कल्कि चोचलिन का पुस्तक हो जाएगा, इनका पुस्तक लिखिएगा, कल्कि चोचलिन का पुस्तक हो जाएगा एलिफेंट इन द बूम, ठीक है। एलिफेंट इन द बूम किसका है? यह पुस्तक जो है कल्कि चोचलिन का है। लेकिन आर.बी. रविंद्रन का पुस्तक कौन सा है? देखिएगा एनिमल्स इन लॉ एंड द जस्टिस, ठीक है। और आद्रे ग्रासो एंड रॉबर्ट बर्ट का है रेस विथ मी। और माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस किसका कृति है? समीर सोनी का, ठीक है। यह पुस्तक लिख लीजिएगा। यह पुस्तक जो नवीनतम पुस्तक परीक्षा में आपका टपकेगा ही टपकेगा, नवीनतम पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 15वां जो करंट से क्वेश्चन है वो कहता है HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया कि HIV जो है खत्म कर लिया जाएगा? तो HIV को खत्म करने का लक्ष्य जो है 2030 तक था, ठीक है। 2025 में लिखेगा 2025 का अभी था टीबी मुक्त कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक रखा गया है कि टीबी से जो है मुक्त हो जाएगा भारत। उसके 2024 में लिखेगा, 2024 में क्या लिखा रखा गया है? तो लिखेगा हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की प्राप्ति, ठीक है। यह रखा गया लक्ष्य कब? 2024 तक रखा गया है। 2022 में क्या है? तो लिखेगा सबको आवास मुहैया कराना। यह लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2022 तक, ठीक है। हर नल से जल 2024 तक। और एड्स जो है 2030 और टीबी हारेगा मुक्त का रखा गया 2025 तक। सारे पढ़ कर लीजिएगा, यह आगामी लक्ष्य से जो है सवाल टपकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है हुनूज झील जो है कहाँ अवस्थित है? ठीक है, हुनूज झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर तब हो जाएगा आपका चीन में। कौन हो जाएगा? चीन। हुनूज झील जो है चीन में है। उसके बाद और लिखिएगा प्यांग झील। कौन सा झील? लिखिएगा प्यांग झील। यही कहाँ पड़ता है आपका? पड़ता है झील जो है, यह पड़ता है आपका चीन में पड़ता है। उसका कन्या में कौन सा झील है? तो कन्या में लिखिएगा रुडोन झील। कहाँ अवस्थित है? यह आपका कनाडा में। कौन सा झील है? रुडोन झील, ठीक है, कन्या में। कनाडा में लिखिएगा कौन सा है? तो कनाडा में है रेनडियर झील। कौन सा झील है? रेनडियर झील कहाँ पड़ता है आपका? कनाडा में पूछता है।
उसके बाद लिखिएगा विनिपेग झील। कौन सा? विनिपेग झील कहाँ पड़ता है आपका? ये भी कनाडा में पड़ता है। रूस में कौन सा झील है? तो रूस में लिखिएगा, पहला तो लिखिएगा लाडोगा झील। कौन सा? लाडोगा झील है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा ओनेगा झील। कौन सा? ओनेगा झील कहाँ है? ये भी रूस में है। उसके बाद लिखिएगा बैकाल झील। कौन सा? बैकाल झील। यह कहाँ अवस्थित है? यह भी रूस में है। सारे झील अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। हुनुन झील जो है यह चीन में है। ठीक है, कभी कभी जो है न भी जानते हैं उस टाइप की झील जो है अटपटाक टाइप का झील पूछ देगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, यह जो स्टैटिस्टिक्स से इंपॉर्टेंट झील है। तो हुनुन झील और प्यांग झील जो है यह चीन में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17वां। नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है? कहता है कि शहद के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति? देखिए, पीली क्रांति तेलहन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति जो हो जाएगा वो किससे संबंधित है? शहद से संबंधित। आंसर हो गया आपका कौन सा? बी नंबर। चलिए, वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना होना चाहिए? ठीक है, तो वायु गुणवत्ता के लिए जो है 9 ppm होना चाहिए। ठीक है, वायु गुणवत्ता को सूचित करने के लिए वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कितना होना चाहिए? 9 ppm जो है होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है 19 में पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र, मतलब पृथ्वी पर जो जीवन का सहायक क्षेत्र जो है वो कौन सा होता है? यह होता है जीवमंडल। कौन सा है? जीवमंडल जो है पृथ्वी पर जीवन का सहायक क्षेत्र होता है। कब एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे बच्चे छोड़े भी थे। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आज का लास्ट सवाल क्या कहता है? कहता है सृजनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है? जब सृजनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या होता है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की वजह से क्या होता है? इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी जो है देखने को मिलता है। याद हमरे भाई आज का 20 महत्वपूर्ण प्लस सवाल था। सारे नोट कर लीजिएगा, करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।